गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ पढ़े थे। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें दो चीज का यूज होगा। एक फर्स्टली है जो मोमेंटम हम लोग पढ़ चुके हैं, और दूसरा क्या है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये दोनों का यूज होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फाइनली हम लोग प्रूफ करेंगे उसमें, ठीक है। उसका जो एक्सप्रेशन प्रूफ करेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन थर्ड लॉ और मोमेंटम का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ पहले हम लोग ये जान लेंगे कि मोमेंटम क्या है। तो बेसिकली हम लोग पढ़ चुके हैं क्या, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इससे तो ये क्लियर है कि कभी भी किसी बॉडी का मोमेंटम अगर चेंज करना हो तो मास तो उसका कांस्टेंट है, तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा उसका वेलोसिटी। और उस वेलोसिटी को चेंज करने के लिए हमको एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। दैट्स क्लियर। अब आगे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देख लेते हैं। तो कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, व्हाट इज कंजर्वेशन। कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको कंजर्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, स्टार्टिंग में जिस फॉर्म में है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी है, आफ्टर सम टाइम लास्टली भी अगर हमको उतना ही मिल जाए, दैट मीन्स दैट क्वांटिटी इज कंजर्व्ड। ओके, यानी कि इनिशियली और फाइनली जो टोटल जो सम हो मोमेंटम का वो कांस्टेंट अगर होगा तो क्या कहलाएगा, दैट मीन्स मोमेंटम इज कंजर्व्ड। ठीक है, देखिए, व्हेन टू और मोर बॉडीज एक्ट अपॉन वन अनदर their total momentum remains constant or conserved if no any external force acting on them। that means अगर दो बॉडी एक दूसरे पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, और दोनों जब एक दूसरे पे एक्ट कर रहा है तो उस कंडीशन में आपका टोटल जो मोमेंटम हो वो कांस्टेंट हो या फिर मोमेंटम कंजर्व करे तो क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एंड वी ऑल्सो नो दैट मोमेंटम इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। यानी कि हम कह सकते हैं कि मोमेंटम ना ही क्रिएट होता है और ना ही मोमेंटम डिस्ट्रॉय होता है, बस ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है। कुछ इसमें हम लोग अलग वर्ड्स में और भी यूज कर सकते हैं कि अगर दो बॉडी आपस में कोलाइड करे, यानी कि दो या दो से ज्यादा बॉडीज क्या है आपस में कोलाइड करे, आपस में उनमें कोलिजन हो, तो कोलिजन से पहले टोटल जो मोमेंटम होगा दोनों बॉडी का, और कोलिजन के बाद जो दोनों बॉडी का मोमेंटम हो क्या होगा, वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दैट मींस टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दैट्स क्लियर। यहां देखिए क्या दिया हुआ है, सपोज कीजिए दो बॉडी है, ये हो गया बॉडी ए, ये हो गया बॉडी बी। तो जब तक ये दोनों कोलिजन दोनों में नहीं हुआ था, बिफोर कोलिजन, जो पहला बॉडी है इसका मास है m1 और ये इसका वेलोसिटी क्या है, इनिशियली इसका वेलोसिटी u1, और सेकेंड बॉडी जो है उसका मास है m2 और इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना है u2। यानी कि दो बॉडी लिए a और b, बॉडी a का मास m1 और बॉडी b का मास m2। बॉडी a का इनिशियल वेलोसिटी u1 और बॉडी b का इनिशियल वेलोसिटी u2। यहां तक क्लियर है। अब देखिए दैट, यानी कि बिफोर कोलिजन दोनों बॉडी का क्या आपका, पहला का वेलोसिटी u1 है, दूसरा का वेलोसिटी u2 है, पहला का मास m1 है, दूसरा का मास m2 है। अब ये बात को समझिए कि अगर टोटल मोमेंटम निकालना है बिफोर कोलिजन तो क्या कर लेंगे, मोमेंटम इक्वल टू क्या था, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम ऑफ बॉडी ए इज m1 इनटू u1 एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बी इज m2 इनटू u2। तो अगर हम बात करें टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम तो क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। अब क्या होता है, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद दोनों बॉडी आपस में क्या होता है, दोनों में हेड ऑन कोलिजन होता है। यानी कि ड्यूरिंग कोलिजन ये m1 m2 दोनों क्या हो गया, आपस में टकरा गया। ये बॉडी A है तो ये बॉडी B है। कोलिजन के बाद फिर दोनों बॉडी क्या होता है, मोशन में आता है। तो पहला जो बॉडी जिसका मास m1 था, बॉडी A, और दूसरा बॉडी B है ना। तो बॉडी A का जो मास m1 है, इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या था, u1 था। यानी कि बिफोर कोलिजन पहले बॉडी का वेलोसिटी u1 था, अब कोलिजन के बाद क्या हो गया है, v1। उसी तरह से बॉडी B का मास m2 और इनिशियल वेलोसिटी u2 था, बट आफ्टर कोलिजन
इसका वेलोसिटी क्या हो गया v2। तो आफ्टर कॉलिजन अगर हम टोटल मोमेंटम निकालना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2। और हम क्या होता है कंजर्वेशन मोमेंटम में, कोई दो बॉडी क्या है आपका एक पार्टिकुलर पाथ में मूव कर रहा है, दोनों में कॉलिजन नहीं हुआ है, यानी कि दोनों बॉडी का जो टोटल मोमेंटम होगा बिफोर कॉलिजन दैट इज m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम और बॉडीज। ओके, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि जो पहले मोमेंटम के पहले दोनों बॉडी का टोटल मोमेंटम कितना था m1 u1 प्लस m2 u2, और दोनों बॉडी जो है आफ्टर कॉलिजन, जब दोनों बॉडी में कॉलिजन हुआ हेड ऑन कॉलिजन, तब दोनों का क्या हो गया, पहला का वेलोसिटी हो गया v1 और दूसरा का हो गया v2, है ना। तो टोटल सम कितना हो गया m1 v1 प्लस m2 v2, यानी कि दोनों का जो मोमेंटम है बिफोर कॉलिजन एंड आफ्टर कॉलिजन ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, दोनों इक्वल होगा। यानी कि कॉलिजन के पहले क्या था, जितना मोमेंटम दोनों बॉडी का था, और कॉलिजन के बाद जितना मोमेंटम दोनों बॉडी का, ये दोनों क्या होगा, ऑलवेज इक्वल होगा। तो फिर डिफरेंस क्या हुआ, इट मे बी पॉसिबल कि पहला जो बॉडी ए है उसका जो इनिशियल वेलोसिटी u1 है वो या तो क्या होगा आफ्टर कॉलिजन जो v1 जो है v1 से या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। फिर उसी तरह से बॉडी बी का जो इनिशियल वेलोसिटी u2 था, आफ्टर कॉलिजन जो v2 है, और u2 और v2 में क्या होगा, हो सकता है पहले u2 ज्यादा हो और कॉलिजन के बाद v2 कम हो गया हो, या फिर पहले u1 ज्यादा हो और कॉलिजन के बाद क्या हो गया, v1 घट गया है। यानी कि पहला बॉडी का मोमेंटम हो सकता है घट जाए तो दूसरे का बढ़ जाएगा, या फिर पहला बॉडी का मोमेंटम अगर घट रहा है तो दूसरे का इंक्रीज करेगा। करने को तो समझ रहे हैं ना कि अगर बॉडी ए का कॉलिजन के बाद मोमेंटम डिक्रीज करेगा तो बॉडी बी का मोमेंटम इंक्रीज करेगा, या फिर अगर बॉडी ए का मोमेंटम कॉलिजन के बाद इंक्रीज करता है तो बॉडी बी का मोमेंटम क्या होगा, कॉलिजन के बाद डिक्रीज करेगा। लेकिन जितना पहला बॉडी का मोमेंटम डिक्रीज करेगा उतना ही दूसरा बॉडी का इंक्रीज करेगा, या फिर जितना पहला बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज करेगा उतना ही दूसरे बॉडी का मोमेंटम डिक्रीज करेगा। ओवरऑल जो सम है दोनों बॉडी का मोमेंटम का, कॉलिजन के पहले और कॉलिजन के बाद का, वो ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब ये कैसे आ रहा है इसको हम प्रूफ करके देख लेंगे। ओके, मैं थोड़ा बोर्ड छोड़ दे रहा हूं ताकि आप इसको नोट डाउन कर सके। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट बॉडी का पहले वेलोसिटी क्या था u1, आफ्टर टाइम t, आफ्टर सम टाइम वी टेक दिस टाइम इंटरवल t, तो क्या हो गया, टाइम t के बाद इसका वेलोसिटी हो गया v1। फिर उसी तरह से बॉडी b का पहले वेलोसिटी था u2 और कॉलिजन के बाद हो गया v2। तो कुछ पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी चेंज करे, यानी कि वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है ना, तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, बॉडी ए का और बॉडी बी का जो एक्सेलरेशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। फिर अब यहां जाहिर सी बात है जब दोनों बॉडी में कोलिजन हुआ है तो एक फोर्स बॉडी ए लगा रहा है बॉडी बी पे और एक फोर्स बॉडी बी लगा रहा है बॉडी ए पे, यानी कि दोनों एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं। तो दोनों बॉडी एक दूसरे पे फोर्स अप्लाइड कर रहा है। यहां पे ए भी लगा रहा है फोर्स बी पे और बी भी फोर्स लगा रहा है ए पे। क्लियर है? तुम सपोज कर लेंगे कि बॉडी ए के द्वारा जो लगाया गया फोर्स है वो F1 है और बॉडी बी जो फोर्स लगा रहा है वो F2 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको पहले इरेज करता हूं। Let force applied by body A on B equal to F1. Therefore, force applied by body B on A equal to F2 है ना।
अब बॉडी ए फोर्स लगाया बॉडी बी पे, तो उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, u2 से v2 में चेंज कर रहा है ना। देयरफॉर सो एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी बी, तो क्या हो जाएगा, A2 निकाल रहे हैं क्योंकि बॉडी B है, उसका मास m2 लिए हैं, इनिशियल वेलोसिटी u2 लिए हैं, फाइनल वेलोसिटी v2 लिए हैं, तो उसका एक्सेलरेशन क्या लेते हैं, A2 ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी v2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी u2, है ना, बाय टाइम टेकन t। इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 1। यानी कि जो फोर्स लगा फर्स्ट बॉडी के थ्रू बॉडी बी पे, तो उससे जो चेंज इन एक्सेलरेशन आया वो कितना आ गया, v2 माइनस u2 बाय t। तो हम फोर्स F1 निकाल लेते हैं। देयरफॉर फोर्स F1 यानी कि जो पहला बॉडी जो फोर्स लगाया बॉडी बी पे वो कितना होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से क्या निकाले हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा m2 क्योंकि ये फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी बी पे, इनटू एक्सेलरेशन कितना है a2, दैट इज F1 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस u2 बाय t यूजिंग इक्वेशन 1। क्या किए, F1 इक्वल टू था m2 a2, चूंकि फोर्स जो F1 लगा रहा है बॉडी A किस पे, बॉडी B पे, तो उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्ट कर रहा है किस पे, बॉडी B पे एक्ट कर रहा है। तो बॉडी B का मास कितना है m2 और बॉडी B का एक्सेलरेशन a2, तो m2 इंटू a2 और a2 का वैल्यू कितना है v2 माइनस u2 बाय t। तो हो गया आपका F1 इक्वल टू m2 और a2 का वैल्यू पुट कर दिए v2 माइनस u2 बाय t। इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, राइट। अब हम लोग निकालेंगे जो फोर्स लग रहा है बॉडी बी के द्वारा बॉडी ए पे, है ना। तो कौन सा फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है F2 फोर्स बी लगा रहा है बॉडी ए पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे किसका, बॉडी ए का। इसको नोट कर लीजिए पहले, ओके। एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए ड्यू टू फोर्स F2, ओके, इन टाइम t, राइट। क्योंकि टाइम कितना लग रहा है, t जो सेकेंड में हो, मिनट में हो, उस टाइम को हम लोग t से पुछ कर लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, a1 इक्वल टू v1 माइनस u1 बाय t। क्यों होगा ऐसा, देखिए यहां पे क्या है, बात समझिए। जब बॉडी ए पे एक फोर्स अप्लाइड किया तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी था u1, वो u1 से क्या हो गया v1। तो क्या होता है आपका एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। तो क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल बाय टाइम टेकन t। तो जब एक्सेलरेशन हो रहा है तो यानी कि हम लोग फोर्स F2 जो लग रहा है बॉडी ए पे उसको निकाल सकते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, फोर्स F2 इक्वल टू
m1 इंटू a1, है ना। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 3 को यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, यहां पे जो एक्सेलरेशन a1 है उसके जगह पे हम लोग v1 माइनस u1 बाई टी पुट कर सकते हैं। तो हो जाएगा फोर्स F2 इक्वल टू m1 इंटू v1 माइनस u1 बाई टाइम टेकन t। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। तो दो फोर्स निकल गया, F1 निकला m2 v2 माइनस u2 बाई टी, है ना, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिए हैं। और F2 ये कितना आया, m1 v1 माइनस u1 बाय टी, इक्वेशन नंबर 4। अब फर्दर हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को। आप जानते हैं कि जब भी दो बॉडी आपस में कोलाइड करता है तो क्या होता है, पहला जो बॉडी फोर्स लगा वो एक्शन होगा, दूसरा लगाया वो क्या होगा, रिएक्शन होगा। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो सिंपली वी कैन से दैट बाय थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या दिया हुआ है, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना। तो अगर हम लोग पहला फोर्स F1 को माने एक्शन, तो F2 क्या हो जाएगा, रिएक्शन, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो एक का साइन प्लस लिए, दूसरा क्या हो जाएगा माइनस। इसको ले लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रॉम इक्वेशन 3, 4 एंड 5, तो क्या करेंगे, F1 का जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, फिर जो F2 का वैल्यू है उसको पुट कर देंगे। ओके, तो F1 कितना निकला था, m2 इंटू v2 माइनस u2 बाई टाइम टेकन t। दिस वन इज इक्वल टू माइनस m1 इंटू v1 माइनस u1 बाय t। तो यहां पे क्या होगा, ये जो लिए है F1 का वैल्यू हम लोग निकाले थे, कितना निकाला था वो m2 v2 माइनस u2 बाय t, और F2 कितना निकला था, m1 v1 माइनस u1 बाय t। यहां माइनस साइन क्यों लिए, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ में क्या है आपका, अगर दो फोर्स एक दूसरे बॉडी पे लग रहा है तो क्या होगा, एक एक्शन होगा दूसरा रिएक्शन होगा, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, बट डायरेक्शन क्या होगा, दोनों का उल्टा होगा, है ना। यहां देख भी सकते हैं जैसे कि दोनों बॉडी जब कोलाइड हुआ था, 1 मिनट, जब दोनों बॉडी में कोलिजन हुआ था तो एक फोर्स लगाया इस पे, दूसरा लगाया इस पे, तो दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है ना। तो अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा, टी टी दोनों में कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या बचा, यानी कि अब बच गया आपका m2 इंटू v2 माइनस u2, दिस वन इज इक्वल टू माइनस m1 v1 एंड माइनस माइनस प्लस m1 u1, और यहां पे क्या हो जाएगा इस साइड में m2 v2 माइनस m2 u2, दिस वन इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं m1 u1 माइनस m1 v1। ओके, तो बहुत सिंपल है एकदम, मैथमेटिकल टर्म में, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसको समझिए, कहीं कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अब क्या करेंगे, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये भी यहां पे m2 u2 माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो इधर ले आते हैं इसको m2 v2, और ये टर्म है माइनस m1 v1, इसको हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो साइन क्या होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस m1 v1, दिस वन इक्वल टू m1 u1। अब ये टर्म जो था माइनस m2 u2, इसको जब राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, दैट इज m2
u2। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, जो राइट साइड है इसको लेफ्ट ले जाते हैं, जो लेफ्ट है वो राइट ले जाते हैं, दोनों में साइन चेंज नहीं हो चुकी, कैंसिल हो जाएगा, साइन चेंज होगा तो फाइनली जो है वही बचेगा। तो इसको हम इसे लिख सकते हैं, इसको अरेंज करके m1u1 प्लस m2u2, दिस वन इज इक्वल टू m2v2 प्लस m1v1। इसको और अरेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m1u1 प्लस m2u2, दिस इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, है ना। तो क्या मिला हम लोग को, ये जो m1u1 प्लस m2u2 था, ये क्या था, टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन, दैट इज टोटल मोमेंटम बिफोर collision, this equal to total momentum after collision। ओके, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमको प्रूफ क्या करना था, टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। तो ये हम लोग प्रूफ कर लिए। यहां पे m1u1 प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, यानी कि जितना मोमेंटम था दोनों बॉडी का सम, दोनों बॉडी का मोमेंटम का सम जितना था कॉलिजन के पहले, उतना ही दोनों बॉडी का मोमेंटम हो जाएगा टोटल सम कॉलिजन के बाद। यानी कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करेगा तो जितना मोमेंटम उस सिस्टम का कॉलिजन के पहले है उतना ही कॉलिजन के बाद भी होगा। कब, अगर कोई बाहरी फोर्स या कोई थर्ड बॉडी वो दोनों पे वर्क ना करे। तो इसका मतलब ये हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि जब भी कोई दो बॉडी आपस में कोलाइड करता है और उसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स वर्क ना करे तो क्या होगा, वो दोनों बॉडी का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो कांस्टेंट होगा, आपका कॉलिजन के पहले भी कॉलिजन के बाद भी। इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही मोमेंटम खत्म होता है ना ही मोमेंटम को बनाया जाता है। तो होता क्या है, मोमेंटम बस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होता है, और जितना पहला बॉडी से दूसरे बॉडी में मोमेंटम जाएगा उतना क्या होगा, दूसरा में बढ़ जाएगा और पहला में उतना कम जाएगा। यानी कि अगर दो बॉडी कोलाइड कर रहा है तो हो सकता है कि एक बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज करे दूसरा का डिक्रीज करे, लेकिन जितना पहले बॉडी का इंक्रीज करेगा उतना ही दूसरे का डिक्रीज भी करेगा। इसका वाइस वर्सा भी क्या है, ट्रू है। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मोमेंटम का जो प्रॉपर्टी है हम लोग देखें, क्या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसका वर्क क्या है, एग्जांपल क्या है, एप्लीकेशंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में। ओके, तो यहाँ पे कुछ कॉमन चीजें मिलेंगी जो हमने पढ़ा था न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में, उसका जो एप्लीकेशंस था, उसका जो एग्जांपल था, यहां भी वो एग्जांपल्स कुछ क्या होंगे, कॉमन आएंगे, है ना। देखते हैं, नोट कर लिए इसको आप लोग। ओके, अब मैं इसको रब करता हूं। एप्लीकेशंस किसका, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। फर्स्ट लेते हैं रिक्वायल ऑफ गन। वर्किंग ऑफ जेट aeroplanes and jet rocket is based on the principle of conservation of momentum। ओके, समझिए यहां बात को। ये दोनों एग्जांपल्स, ये दोनों एप्लीकेशंस न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी कॉमन थे, है ना। तो यहां पे देखिए रिक्वायल ऑफ गन, पहला एग्जांपल को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो रिक्वायल ऑफ गन, इसमें क्या है कि अगर किसी गन से हम फायर करते हैं तो फायर करने से पहले
जितना टोटल मोमेंटम है किसका, गन का और बुलेट का, वो दोनों का जो सम है, फायर करने के बाद जब ट्रिगर को हम लोग क्लिक करते हैं, ट्रिगर को जब दबाते हैं तो उसके बाद जो मोमेंटम होगा गन का और बुलेट का, तो ये दोनों क्या होगा, टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर कॉलिजन। ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बस अंतर क्या होगा, एक का घटेगा दूसरे का बढ़ेगा, बट ओवरऑल जो सम है वो कांस्टेंट होगा। ठीक उसी तरह से वर्किंग ऑफ जो है जेट एरोप्लेन या जेट रॉकेट, तो जेट रॉकेट और जेट एरोप्लेन का बिफोर कॉलिजन और आफ्टर कॉलिजन, तो कॉलिजन क्या हो रहा है, डायरेक्ट कॉलिजन नहीं हो रहा, बट वहां पे जो अर्थ पे जो फोर्स लगता है, तो पहले यानी कि जब वो बॉडी स्टार्ट हुआ था उससे पहले, जब वो स्टार्ट होने के बाद जो उसमें मोमेंटम का जो सम होगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। मोमेंटम चेंज करेगा बट ओवरऑल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम हो सकता है कि एक बॉडी का घटे एक बॉडी का बढ़े, लेकिन जितना मोमेंटम पहला का घटेगा उतना दूसरे का बढ़ेगा, यानी कि ओवरऑल जो मोमेंटम है जेट एरोप्लेन का, जेट रॉकेट का, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहां जो एग्जांपल्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी देखे थे। तो चीजें सारे क्या एक ही जैसी हैं, बस समझने की जरूरत है। तो आज मैंने आपको जो टॉपिक बताया कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसमें अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम लगी तो प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल के एड्यू के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगे तभी कमेंट करें, इसमें कुछ आपको फॉल्ट लगे, कुछ और आप इसमें अच्छा चाहते हैं तो वो भी आप मेंशन करें कमेंट में। ओके, इससे क्या होगा, मैं अपने आप को इंप्रूव करके आपको और अच्छे से बता पाऊंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें, और अब तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन क्लिक करें, ताकि इन फ्यूचर में जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसका लिंक आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच, हैव अ नाइस डे।